Okay, so now we will discuss about the Rutherford's एटॉमिक मॉडल। देखिए रदरफोर्ड की जो भी कैलकुलेशंस थी वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ कैलकुलेशन हमने डिस्कस किए हैं जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में, और पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। तो उसके अब लोग रिजल्ट भी हमने देख लिए थे, क्या क्या रिजल्ट थे कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। बस इन पॉइंट्स के बारे में लिखना है। अब इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी सेंट्रल कोर। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी सेंट्रल कोर। एक छोटी सी सेंट्रल कोर होगी, मतलब उसमें उसको क्या बोला जाएगा, उसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया न्यूक्लियस। जैसे सेल का सेंटर होता है, इसी तरह से एक एटम का भी सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ये न्यूक्लियस क्या कंसिस्ट करते हैं? न्यूक्लियस इज हैविंग एंटायर पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस इज हैविंग एंटायर पॉजिटिव चार्ज प्लस एंटायर मास ऑफ एटम। देखिए बेसिकली ज्यादातर मास जो होगा वो न्यूक्लियस में ही मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बहुत छोटा पार्टिकल है। सो इट इज हैविंग एंटायर पॉजिटिव चार्ज और एंटायर मास ऑफ द एटम। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एक सेंट्रल कोर होगी जिसको न्यूक्लियस बोला जाएगा, और ये क्या कंसिस्ट करेगा, इट इज हैविंग एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम। सेकंड हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस की कैलकुलेशन अभी हमने पढ़ी थी। गीगर और मार्क्सडन ने क्या कैलकुलेट करके बताया था, 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज का न्यूक्लियस होना चाहिए, और ये 10 टू द पावर -15 मीटर को क्या बोलते हैं, फर्मी। तो इस रेंज का न्यूक्लियस होना चाहिए। और एटम का साइज हमें पता है, साइज ऑफ एटम साइज ऑफ एटम इज 10 टू द पावर -10 मीटर। अब देखिए दोनों का कंपैरिजन आपको पता लग रहा है। एटम का साइज है 10 टू द पावर -10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो बेसिकली दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 टू द पावर 5 का डिफरेंस है। अगर 10 टू द पावर 5 का डिफरेंस है तो बेसिकली क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख गुना का डिफरेंस हो गया, 1 लाख टाइम्स का डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी स्टेडियम के सेंटर में खड़े हैं, तो वो जो सेंटर होगा, अगर किसी स्टेडियम के सेंटर में खड़े हैं और हमारे हाथ में एक सुई की नोक है, तो सुई की जो टिप होगी, निडल की जो टिप होगी, वो क्या है, वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है इतना छोटा, और बाकी जो पूरा स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा है उसका जो एज होगा, किनारा होगा, वो है उसकी एटॉमिक रेडियस। सो दिस इज द एटॉमिक रेडियस। ओके, तो बेसिकली न्यूक्लियस और एटम, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, ये दोनों में 10 टू द पावर 5 टाइम्स का डिफरेंस है। तो अगर हम एक स्टेडियम के सेंटर में सुई की नोक को रखेंगे, तो वो सुई की जो नोक होगी वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस होगा, और पूरा जो स्टेडियम है वो क्या है, वो एक एटम है। तो बेसिकली ज्यादातर स्पेस क्या होगा, एक एटम के अंदर खाली होगा, और यही हमारा पॉइंट था रिजल्ट का। जब हमने रदरफोर्ड मॉडल के रिजल्ट्स के बारे में स्टडी किया था, तो सबसे पहला पॉइंट ही मैंने ये बोला था, दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। और ये किसके बेसिस पे बोला गया था, ये हमने बोला था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें ये बताती है कि ज्यादातर स्पेस खाली होता है एक एटम के अंदर, और जो न्यूक्लियस है वो टाइनी सेंट्रल कोर है, बहुत ही छोटा है वो तो, और उसका साइज क्या है, 10 टू द पावर -15 मीटर, फर्मी साइज है उसका। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में रदरफोर्ड ने ये बताया कि एक न्यूक्लियस जो है दैट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉन के द्वारा सराउंडेड होगा, घिरा हुआ होगा, एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। और वो जिसमें रिवॉल्व करते हैं, जिस पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को क्या बोला जाता है, उस पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने इसके बारे में कैसे सोचा, तो आंसर है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। सन और अर्थ के मॉडल को उन्होंने देखा कि जैसे जो सन है वो सेंटर में होता है,
और जो अर्थ होती है वो उसके चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, रिवोल्यूशन करती है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ये अर्थ के मोशन की डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता है और इसको क्या करता है, इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करवाता है। तो ठीक ऐसे ही एटम के अंदर होना चाहिए। एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, और ये कौन सा फोर्स होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कौन करेगा, तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क करेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कराएगा। तो रदरफोर्ड ने बड़ा ही सिंपल सा मॉडल देखा। उन्होंने बोला कि जैसे हेलियोसेंट्रिक मॉडल होता है, सन और अर्थ का मॉडल होता है, एटम का मॉडल भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, और उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता रहेगा। तो ये इनका थर्ड पॉइंट था। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो भी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, एक तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि जितने भी इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितना भी एटम में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन्स की फॉर्म में और नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, और बोथ आर इक्वल इन नंबर, और दोनों का नंबर इक्वल रहेगा, सो दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसकी वजह से जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ओके, इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज मतलब कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कौन सा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction force, that is electrostatic attraction force, and this attraction force will work as centripetal force, so that the electron will revolve around the nucleus in orbit, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। तो इसके बारे में ये बताया। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिसमें जिनकी हेल्प से रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया। तो उनके अकॉर्डिंग ये एटम की स्ट्रक्चर थी। अब इसकी ड्रॉबैक्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग कि क्या क्या ड्रॉबैक्स होती हैं। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड ने कुछ फॉर्मुलेशन किया था, लेकिन वो फॉर्मुलेशन सही नहीं था, उससे एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं आते। ओके, अब देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। आप ये भी बोल सकते हैं द कैलकुलेशंस डन बाय रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड की कैलकुलेशंस है। अब देखिए ये कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो बेसिकली हम एक सिंपल से फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं here the centripetal force, here the electrostatic force will work as the centripetal force. So this electrostatic force is equal to centripetal force. Centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे that mv स्क्वायर अपॉन r। r हम लोग क्या मान रहे हैं, रेडियस ऑफ द एटम। दिस इज द रेडियस ऑफ द एटम, और यू कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिट, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम किससे लिख रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम स्मॉल r से लिख रहे हैं, और यही रेडियस होगी एटम की। ओके, सो दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चार्ज, पहला चार्ज क्या है, अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो बेसिकली ये जो सारी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं ये किसके लिए करने वाले हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो रदरफोर्ड ने सबसे बेसिक जो मॉडल लिया वो ये जो आपको मैंने बताया अभी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये एटॉमिक मॉडल किसके लिए था, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए इन्होंने बताया। पूरा एग्जैक्ट इन्होंने कुछ नहीं बताया कि आगे जो और बड़े एटम्स होते हैं जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आगे के जो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रहते होंगे उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। तो इन्होंने सिर्फ एक बेसिक एलिमेंट हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन किया था। हाइड्रोजन में हमें पता है कि अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो मैं उसका डायग्राम यही बना देता हूँ। ये प्रोटॉन और ये इसकी ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन।
और यहाँ पर दिस इज द रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस ही। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड के बारे में लिख रहे हैं तो पहला चार्ज ई है, दैट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और दूसरा चार्ज भी क्या है? ई है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज आर, सो डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस का हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से रदरफोर्ड ने सबसे पहला फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला क्या था? तो देखिए, यहाँ से ये रेडियस से आर कैंसिल हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर है, इधर आर है। अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाता हूँ तो देखो, एक तो हम वी स्क्वायर का फॉर्मूला बना करके रखेंगे, क्योंकि हमें आगे की कैलकुलेशंस में ये काम आएगा जब वैल्यू पुट करनी होगी। जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फॉर्मूला लगाते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। तो उस समय पर ये वी स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग पुट करना चाहेंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ वी स्क्वायर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई, इसको ई स्क्वायर लिख सकते हैं, मास इधर मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने m को इधर डिवाइड में लिख दिया, m into r. So this is the first formula which we will use to put the value of v square. v square की वैल्यू को पुट करने का काम है, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में लिखना चाहते हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से ये v स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ v इज अंडर रूट e square 4 pi epsilon naught mr. This is the formula of velocity of electron. तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इस तरह से लिखा जा सकता है, और इसको हम लोग लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ एटम। रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हैं। ये आर इधर डिवाइड में है, इसको इधर ले आइए, ये यहाँ आ जाएगा, वी स्क्वायर को इधर ले आओ, एक्सचेंज करना है तो आर को उधर ले जाएंगे, वी स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे किसका फॉर्मूला बन जाएगा? रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा। So this is velocity of electron in hydrogen atom. इसको स्पेसिफिकली हम लिख देते हैं in H atom. हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ H एटम। ओके, रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट के बेसिस पे हम लोग इसकी रेडियस को लिखेंगे ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द एटम, हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम की रेडियस है, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है। ओके, अब वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, रेडियस कैलकुलेट कर ली, लेकिन दोनों ही प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज नहीं है। प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहां पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा? रेडियस पुट करनी पड़ेगी कि एटम की रेडियस क्या है। और जब हम लोग रेडियस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसके फॉर्मूला में वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो रेडियस पता होनी चाहिए, रेडियस कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और दोनों ही नहीं पता है। हम लोग सिर्फ इसका अंदाजा लगा सकते थे। एवोगैड्रो ने एक कैलकुलेशन की थी जिसके बेसिस पे उन्होंने किसी भी एटम की रेडियस के बारे में बताया था। उन्होंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं थी। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो इसके बेसिस पे हम लोग रेडियस को पुट करके वेलोसिटी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज में काउंट नहीं किया जाता, कैलकुलेशन में इनको यूज नहीं किया जाता इन फॉर्मूलाज को। जो कैलकुलेशन में फॉर्मूला काम में आएंगे वो नील्स बोर के फॉर्मूलाज है सारे के सारे। तो नील्स बोर ने इसकी वेलोसिटी के बारे में बताया, रेडियस के बारे में बताया, और उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी बताई, पोटेंशियल एनर्जी बताई, टोटल एनर्जी बताई। तो नील्स बोर के जो भी फॉर्मूलाज आएंगे वो कैलकुलेशन के काम में आएंगे। तो जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह से रदरफोर्ड ने ये कैलकुलेशंस की थी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सो हियर आई विल राइट नेक्स्ट टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम, हाइड्रोजन एटम। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। सो हियर आई विल राइट काइनेटिक एनर्जी K is equal to half mv square. Put the value of v square, put the value of v square from equation first. तो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे क्या फॉर्मूला बन जाएगा? द फॉर्मूला विल बी
k इज इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 4 करोगे ये हो जाएगा 8। So the kinetic energy of electron which is revolving in the first orbit will be E square upon 8 pi epsilon naught r. So this is the formula of kinetic energy. ये kinetic energy का formula आ गया। So this is the fourth equation. अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, तो उसका तरीका तो हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एच एटम, एच एटम या इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम। देखो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, वो न्यूक्लियस के पास में नहीं आ रहा, न्यूक्लियस से दूर नहीं जा रहा, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला। तो बेसिकली उसकी पोजीशन फिक्स है। अगर उसकी पोजीशन फिक्स है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ये जो सिस्टम है, ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे यू से, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चार्ज क्या है, ई, सेकंड चार्ज है ई, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आर से लिख रहे हैं, तो आर स्क्वायर लिखा जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में आर स्क्वायर नहीं आता, हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, सिर्फ आर लिखते हैं। वो जो फॉर्मूला है वो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, जिसमें हम डिवाइड में आर स्क्वायर लिखते हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसको हम लोग एक सिंपल तरीके से लिख देते हैं, ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, और डिवाइड में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें हम लोग ये दिखाना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के चार्ज को प्लस ई से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस ई से लिखेंगे। सो हियर दिस विल बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव सिंबल क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। ओके, फ्री नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के साथ। फ्री तब होगा जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। वो आगे के टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी हम लोग बात करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी, हमें पता है कि टोटल एनर्जी को किससे लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आंसर है ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जो कॉमन आ रहे हैं उसको कॉमन लिख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस विल बी 1/8 माइनस 1/4। 1/8 माइनस 1/4 करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस 1/8 आएगा इसको सॉल्व करते ही। सो दिस विल बी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1/8 minus 1/4, this will be minus 1/8. So total energy of the electron in the first orbit of hydrogen atom will be minus 8 pi epsilon naught r। और फिर से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, कि न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन अभी भी बाउंडेड है। नेगेटिव साइन बता रहा है इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। दोनों में से एक जगह पे लिख देंगे, वहां पर लिख दिया तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दिया तो पहले लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, या वहां पर नेगेटिव साइन के लिए हम लोग ये लिख देंगे कि नेगेटिव साइन ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्शन फोर्स की एनर्जी है।
मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, उसकी एनर्जी है। ओके, तो ये कैलकुलेशन है टोटल एनर्जी की। तो हमने इसमें 5-6 फॉर्मूलाज को कैलकुलेट किए, वो फॉर्मूलाज आप लोग देख लीजिए कौन कौन से थे। सबसे पहले दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये 6th इक्वेशन है। तो ये 5-6 फॉर्मूलाज हैं जो रदरफोर्ड ने कैलकुलेट करके बताए थे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है